Students, today we are going to learn about oceans. तो आज से हम ओशनोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं. I am going to take 5 to 6 lectures on oceanology. See बच्चों, वन बाय वन हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे. ठीक है, हमें कोई जल्दी नहीं है, हम एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते जाएंगे सो डैट जो भी एग्जाम्स में आएगा आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाता है वो भी अटैम्प्ट कर सको. अगर एकदम से डायरेक्ट क्वेश्चन के अलावा इनडायरेक्ट क्वेश्चन कोई आता है वो भी आपसे अटैम्प्ट हो जाए. सो जैसे आपको पता है ओशियंस, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, सदर्न ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन. ठीक है, तो ओशियंस की कोई प्रॉपर आप कह सकते हो सीमा नहीं है कोई कि इतने ही डेप्थ तक है या इतने ही किलोमीटर्स तक है, ऐसा नहीं है. साइंटिस्ट ने हाँ ज़रूर कुछ पॉइंट तक उनकी डिवाइडेशन कर दी है. मैप में आप देखोगे जैसे पैसिफिक ओशन की, ठीक है ना, आर्टिक ओशन की, अटलांटिक की, मतलब कि डिफरेंट चीज़ों की ओशंस की उन्होंने डिवीज़न कर दी है. लेकिन उन्होंने पर्टिकुलर कोई डिवाइडेशन ऐसी हो नहीं सकती है, कोई सीमा नहीं है कोई पानी की. ठीक है, तो आज हम पार्ट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपने. ठीक है, ओशनोलॉजी का पार्ट फर्स्ट. अब देखो ओशियंस फॉर्म हुए, आपने पहले ही पढ़ा, मैंने आपको बताया है कि भी ओशियंस फॉर्म हुए हैं टेक्टोनिक्स की वजह से हुए हैं. ओशियंस फॉर्म वोल्केनोस की वजह से फॉर्म हुए हैं, कुछ डिपोजिशन की वजह से फॉर्म हुए हैं. तो क्या होता है, अब ओशनिक क्रस्ट है. ठीक है, अब जो ओशनिक क्रस्ट है क्या होता है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है. अब हम सपोज करो हम यहाँ खड़े हैं तो हमें लगता है कि हाँ यहाँ खड़े हैं, यहाँ पानी आ रहा है, बस यहाँ पर लैंड फिनिश होगी. ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है. लैंड यहाँ फिनिश नहीं हुई है, इसके आगे भी लैंड है. ठीक है, हमें लगता है कि यहाँ तक पानी है तो लैंड फिनिश होगी, नहीं, बट एक्चुअल में यहाँ भी पानी, यहाँ पानी है. पानी का लेवल जरूर इंक्रीज हो किसी रीज़न के कारण, बट यहाँ से ओशन स्टार्ट नहीं हो रहा. ठीक है, और ओशनिक जो हमें दिखता है हम कहते हैं ओशनिक क्रस्ट है. एक और बात सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जैसे ये अर्थ है, अर्थ के जो लेयर्स हमने पढ़े थे, कोर, मैंटल एंड क्रस्ट. जो ओशंस है वो सिर्फ क्रस्ट पे फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है, डेप्थ में कोई ओशंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्रस्ट में ओशंस फॉर्म हो रही है. आपने डीप ओशंस की काफ़ी मूवीज़ में भी देखा होगा कि वो किस तरह के होते हैं, वो शो करते हैं कोरल रीफ्स बने हैं, लैंड है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है उसकी भी आगे लेयर्स होती हैं, वहाँ वो चीज़ शो नहीं होती है. अगर आप देखोगे ध्यान से ओशन के अंदर भी डिफरेंट लेयर्स होती हैं. अब जहाँ हम यहाँ खड़े हैं और ये जो सारा जा रहा है जहाँ तक लैंड, हम उनको कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ. और जो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ ओशन क्रस्ट को ज्वाइन करता है वो कॉन्टिनेंटल स्लोप. ये अब आप डायग्राम ड्रॉ भी कर सकते हो साथ साथ और प्रेजेंटेशन में भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, और जो यहाँ तक जोड़ने के बाद ये है कॉन्टिनेंटल राइज. क्लियर हुआ? अगेन मैं समझा रही हूँ, जो ओशंस होते हैं वो हमेशा क्रस्ट में फॉर्म होते हैं, कभी वो कोमेंटल इनर नहीं होते हैं. सेकंड थिंग, ओशियन, हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ लैंड, हमें लग रहा है कि यहाँ पानी है, एक्चुअल में ओशंस वहाँ नहीं है. ओशंस आगे तक है, आगे जहाँ से कॉन्टिनेंटल स्लोप स्टार्ट है वहाँ तक ओशंस होते हैं. ठीक है, हम लोग इमेजिन कर लेते हैं हमारे पैरों तक पानी आ रहा है, जस्ट वहाँ से ओशन स्टार्ट, वे एक्चुअल में नहीं होता ये चीज़. ठीक है, अब क्या कारण है कि भी पानी अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो पानी आगे आने का व्हाट आर द रीजंस, क्या रीजंस हैं कि क्यों आ रहा है. इसके डिफरेंट रीज़न है. मे बी सिंपल राइज हो गया सी लेवल में. ठीक है,
या फिर कोई सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स आ रहे हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ाया था मैंने आपको, कोई सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स आ रहे हैं यहाँ पे जिसकी वजह से सी लेवल राइज हो गया, या फिर सबमर्जेंस हो गई है कि एक प्लेट की दूसरी प्लेट पे। ये प्लेट टेक्टोनिक्स में आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ा है कि सबमर्जेंस होने से क्या होता है, तो या फिर तो सबमर्जेंस हो गई है जिस वजह से हमारी कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्रिएट होगी। ठीक है, तो ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब आगे, अब जो ये कॉन्टिनेंट, अब क्या फैक्टर्स हैं कि अब देखो क्या होता है, अब ओशियन का वाटर है वो हीट भी बहुत जल्दी हीट वो जल्दी होता है। मैंने एक लेक्चर में बताया था कि एक एल्बिडो होता है, एक लैंड का एल्बिडो होता है, एक सी का होता है। अब जो लैंड का एल्बिडो है वो एज कंपेरिजन ज़्यादा है सी के, कि लैंड जल्दी हीटअप भी होती है और जल्दी कूलअप भी होती है, लेकिन जो सी है, ठीक है, वो, अब मैं लैंड का कंपैरिजन बता रही हूँ, तो जो सी है वो लेट ही हीटअप होती है और लेट ही रेडिएशन भी लेट करती है। तो क्या रीजंस हैं कि जो ओशंस हैं वो कूलअप और वार्म अप हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है ये अर्थ है, ठीक है, ये सन है, रेज आ रही है डिफरेंट, ठीक है, जो तो बिल्कुल जहाँ पर रेज पड़ रही हैं वो तो वार्म अप ईजिली हो जाएगा। जहाँ इंसोलेशन लेट जा रही है वहाँ लेट कम होगा, जहाँ बिल्कुल ही स्लोप एंगल का ऐसे जा रहा है वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं होगा, बिल्कुल ही टेम्परेचर अलग होगा। ठीक है, और जो अब आप कह सकते हो और क्या रीजंस हैं कि ओशन वाटर के वार्म अप होने के। ठीक है, एक तो सन के कारण वो रेज हो रहा है अपना, ठीक है। सेकंड, ओशन के कूलअप होने से क्या है, आपको पता है कि जब भी जैसे कि लैंड और सी का एल्बिडो है तो वो कूलअप और वार्म अप, वो कुछ वार्म हो रहा है तो वो रेडिएट भी तो करेगा। तो मैंने आपको एक टॉपिक में समझाया था, उनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, जो वो छोड़ते हैं, तो ओशन भी छोड़। अब क्या क्या रीज़न है कि अब एक ओशन है, दूसरा ओशन है, उसका टेम्परेचर अलग है और नेक्स्ट ओशन का टेम्परेचर अलग है। ठीक है ना, मतलब सी लेवल का डेप्थ का भी डिफरेंस है, टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो क्या फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं कि इतना डिफरेंस है। फर्स्ट क्या होगा, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, जो हमने क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा है, लैटिट्यूड, जो मैंने यहाँ भी समझाया। फर्स्ट फैक्टर होगा लैटिट्यूड। ठीक है, कि सन की कितनी रेस, कितनी एंगल पे रेस जा रही है, ठीक है ना, वो अफेक्ट करेगी ओशन के वार्म अप और कूल अप होने में। ठीक है ना। सेकंड क्या रीज़न हो सकता है। सेकंड, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड वाटर, ओशियन एंड लैंड। क्या होता है, अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे लैंड ज़्यादा है और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे ओशियन ज़्यादा है। तो ऑब्वियस है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तो टेम्परेचर का डिफरेंस उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिवेलिंग विंड्स। प्रिवेलिंग विंड्स, पहला फैक्टर हमने करा लैटिट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर हमने करा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन लैंड। अब प्रिवेलिंग विंड्स, अब इसको ध्यान से समझो। सपोज करो यहाँ सी है, ठीक है, और यहाँ लैंड है। अब जो विंड यहाँ से गर्म हवा आ रही है, ठीक है, और यहाँ आते आते वो क्या कर रही है, सी का कोल्ड एयर मॉइस्चर अपने साथ लेते हुए जा रही है।
अब जब वो यहाँ जो विंड का टेम्परेचर है वो ऑब्वियसली यहाँ को इस एरिया को भी इफेक्ट करेगा कि नहीं, ठीक है। अब जब यहाँ से गर्म हवा आ रही है और यहाँ से लेती जा रही है कोल्ड एयर को, तो यहाँ एक वाइड भी तो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और उसको कौन फील करेगा, विंड्स हमारी जो उस टाइम का उस जगह का टेम्परेचर होगा वो चीज़ फेस करेंगे, राइट। सो ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, लेट्स रिवाइज इट अगेन। सो व्हाट आर वी डूइंग, हम कर रहे थे कि फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर ऑफ ओशियन के, ठीक है। तो फर्स्ट हमने कहा था लैटिट्यूड, सेकेंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड लैंड। अब हम थर्ड पॉइंट करने लगे थे प्रिवेलिंग विंड्स की प्रिवेलिंग विंड्स प्रिवेलिंग विंड्स कैसे अफेक्ट करती हैं, ठीक है। अब एक इसमें कंसेप्ट है, समझो। सपोज करो यहाँ सी है, ठीक है, एंड यहाँ पर लैंड है। यहाँ से वार्म एयर आ रही है, राइट। अब वार्म एयर क्यों आ रही है, क्या रीज़न बताया मैंने आपको, क्योंकि सन की रेस पड़ने से, ठीक है। अब वार्म एयर आ रही है और ये वार्म एयर जब जहाँ से क्रॉस करेगी तो वो सरफेस वाटर को अपने साथ मॉइस्चर के तौर पे लेकर चलेगी, ठीक है। अब जब ये वार्म एयर सी के सरफेस वाटर को अपने साथ लेकर गई तो यहाँ एक वॉइड क्रिएट हो गया। अब वाइड क्रिएट हुआ यहाँ पे, इसका क्या रीज़न है वाइड क्रिएट हुआ अब यहाँ पे, इसका रीज़न मैंने आपको समझाया। अब इस वाइड को फिल करने के लिए यहाँ का कोल्ड वाटर यहाँ फिल हो जाएगा, राइट। कोल्ड वाटर यहाँ फिल हो जाएगा। अब आप ये चीज़ देखिए, अब यहाँ वार्म यहाँ कोल्ड, देखिए टेम्परेचर इससे प्रिवेलिंग विंड से भी डिफर करता है। तो ये थर्ड। अब हम करेंगे फोर्थ फैक्टर। फोर्थ फैक्टर है आपका ओशियन करंट, ठीक है। अब अगर ओशियन करंट कहीं पर वार्म है तो वहाँ भी, अगर ओशियन करंट वार्म है तो आसपास भी वार्म होगा, ठीक है। अगर ओशियन करंट कोल्ड है तो वहाँ भी कोल्ड होगा। अब ओशियन करंट एक्चुअल में क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में फुल डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप जान लो कि जहाँ पर ओशियन करंट वार्म होता है वहाँ पे आसपास का एरिया भी वार्म होता है, आसपास का रीजन भी वार्म होता है, और जहाँ पे ओशियन करंट कोल्ड होता है वहाँ आसपास का रीजन भी कोल्ड होता है, ठीक है। ये तो थे मेन मेजर फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं ओशियंस को, राइट। अब नेक्स्ट जो छोटे से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स आप हेडिंग बना सकते हो उनकी। हीट लॉस, हीट लॉस कैसे, जैसे वाटर, जो वाटर चल रहा है आपस में, जब वाटर की टकराव कह लो, जब कुछ कह लो, तो उससे जो भी हीट रिलीज होती है, हीट लॉस, उससे भी टेम्परेचर बहुत इफेक्ट करता है, ठीक है। सेकेंड एल्बिडो, ये वर्ड मैंने आपको एक लेक्चर में पूरी तरह से क्लियर करा था, दोबारा ये चीज़ है कि सी का जो एल्बिडो है वो रेडिएट करना, जैसे वो रेज को जब वो ऑब्जॉर्ब करता है वो भी एज कंपैरिजन टू लैंड वो स्लो है, और जब वो रेडिएट करता है एज कंपैरिजन टू लैंड वो भी रिलीजेशन पावर भी इसकी स्लो है। एंड द थर्ड फैक्टर इज फिजिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ
वाटर सरफेस, राइट, कि क्या सरफेस वाटर या वाटर सरफेस में क्या उसका फिजिकल अपने करेक्टरिस्टिक्स क्या है, वार्म है, कोल्ड है, वो भी बहुत अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब एक इससे बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब कि समझ लो ये एक्चुअल में होता क्या है, ये कंसेप्ट है एक। अभी हमने ओशंस के बारे में जाना, ठीक है, ओशंस क्या कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, क्या ओशियनिक क्रस्ट, तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करा हुआ है, तो और कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है। अब एक कंसेप्ट है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। हम सरफेस वाटर तो देख रहे हैं, पर हम ये चीज़ तो देख रहे हैं कि उसके भी नीचे लेयर्स हैं, ठीक है, सरफेस वाटर तो हम देख रहे हैं कि हाँ सरफेस वाटर है, उसके नीचे भी तो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अब सपोज करो ये सरफेस वाटर है, ठीक है, यह सन की रेज पड़ रही हैं इस पे, ठीक है। अब जब वो जहां तक सन की रेज पड़ रही हैं वहां तक तो वो वार्म है, ठीक है, हॉट है, और जहां तक नीचे सन की रेज जा ही नहीं रही है, ठीक है, जहां तक रेज जा ही नहीं रही है तो वहां तो वार्म होने का कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है। अब इसका भी नेम है फोटिक और एफोटिक, लेकिन आपको ज़्यादा अंदर डीप जाने की नीड नहीं है, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए ही छोड़ दो। जनरल सब्जेक्ट्स के लिए आप बस इतना जानो कि भी, अब सपोज करो ये x डिग्री यहाँ टेम्परेचर है, ठीक है, और एकदम से यहाँ पर सन की रेज नहीं जा रही, तो एकदम से ही चेंज हो जाएगा ड्रास्टिक y डिग्री, ठीक है। या फिर मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे यहाँ 20 डिग्री था, ठीक है, टेम्परेचर, एकदम से ड्रास्टिक चेंज होकर 10। अब जब ये एकदम से चेंज हुआ, अब यहाँ तो जहाँ चेंज हुआ वहाँ रेज नहीं जा रही हैं, ठीक है, वहाँ नहीं है, अब नीचे भी, अब इतना ड्रास्टिक चेंज यहाँ पर हुआ वाटर का टेम्परेचर का, उतना नहीं होगा, हम धीरे धीरे चेंज होगा, 9, 8, 7, राइट। अब यहाँ से एकदम रेज आ रही हो, यहाँ पर रेज आनी बंद हो गई है, तो ड्रास्टिक चेंज हो, उनको थर्मोक्लाइन कहते हैं, उस लाइन को हम कहते हैं थर्मोक्लाइन। ये हुआ, मैं कंसेप्ट दोबारा से क्लियर करती हूँ, क्या है एक्चुअल में, सी है, सरफेस वाटर है, नीचे सी पूरा है, ठीक है, यहाँ सन है, सन की रेज आई, सन की रेज जहाँ तक आ रही है वहाँ तक तो वहाँ तो वार्म वाटर है, टेम्परेचर है, एकदम से जहाँ से रेज आना बंद हुई वहाँ एकदम से ड्रास्टिक चेंज है, ठीक है। अब एकदम यहाँ रेज आना बंद हुई, यहाँ तो बी नहीं आ रही है रेज, लेकिन अब एकदम से कोई चेंज नहीं आएगा, धीरे धीरे टेम्परेचर लो होगा, और जहाँ पर ड्रास्टिक चेंज आया उनको हम कहते हैं थर्मोक्लाइन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये डिफरेंट कंसेप्ट है बेसिकली, कि कैसे टेम्परेचर की हम वर्टिकली भी डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। हमने अभी तक देखा था सरफेस वाटर का, कि कैसे वाटर के एकदम से चेंज आ रहा है, सरफेस वाटर पे वार्म एयर आ रही है तो वहाँ से वाटर के एज अ मॉइस्चर लेकर जा रही है, तो नीचे से कोल्ड वाटर आ रहा है, तो इसे चेंज हो रहा है, लेकिन वर्टिकली भी चेंज आ रहा है, ठीक है। सो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने मेन ओशन के बारे में पढ़ा आज, क्या होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, क्या होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर हमने पढ़ा कि क्या फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं, उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर क्या होती है हमने पढ़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट इसका मैं अपलोड करूँगी आपको जल्दी ही, और उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी कि सैलिनिटी कैसे वाटर की डिफ़र करती है ओशन में, ठीक है, और जो भी टर्म कुछ रहेगी हम उस पार्ट में डिफाइन करेंगे। ऐसे 4, 5, 6 पार्ट्स हम बनाएंगे आप किसके, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू।